प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सोमनाथ महादेवस्य अनुकंपया श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयेन संस्कृत कवि परिचय व्याख्यानमाला इति एषः कार्यक्रमः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य पूज्यचरणानां माननीयानां कुलपतिपादानां प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र महोदयानां प्रेरणया मार्गदर्शनेन एषः कार्यक्रमः अस्माभिः समायोजितः विद्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे यत् प्रबंधन विषयकं मार्गदर्शनं व्यवस्थापनं च अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलसचिव महोदयैः माननीयैः डॉक्टर दशरथ जादव जी महोदयैः संपादितम्। अथ च अस्माभिः सौभाग्यवशतः लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठस्य पूज्यचरणाः माननीयाः कुलपतिपादाः अध्यक्षीय भाषणं कर्तुम् अस्य व्याख्यानमाला कार्यक्रमस्य समारंभं कर्तुम् उपस्थिताः सन्ति। अद्यतन वक्तव्यस्य कविपरिचय व्याख्यानस्य मुख्य वक्तारः सन्ति प्राचार्याः डॉक्टर अमृतलाल भोगायता जी महोदयाः। समेषाम् अथ च इमं कार्यक्रमं फेसबुक माध्यमेन ये जीवत् प्रसारणं विलोकयन्ति शृण्वन्ति तेषां समेषाम् अहम् अभिवादनं करोमि। एषः कार्यक्रमः 10 दिवसात्मकः वर्तते। सूचितेषु दिनाङ्केषु एकैकस्य संस्कृतकवेः कविपरिचयं तदीयं वैशिष्ट्यम् इत्यादिकम् अस्माकं तज्ज्ञाः विशेषज्ञाः विद्वांसः विधास्यन्ति। तस्मिन् क्रमे अद्य कविबाणभट्टः इति विषये डॉक्टर भोगायता अमृतलाल जी महोदयाः व्याख्यानं विधास्यन्ति। अस्य कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचरणान् माननीयान् प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र महाभागान् सादरं निवेदयामि। ते प्रासंगिकं वक्तव्यं स्वागतं कृत्वा अनुगृह्णन्तु इति। भागर्थाविव सम्पृक्तौ भागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। संस्कृत कवि परिचय व्याख्यानमाला या श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पक्षतः आयोज्यमानास्ति तस्याः व्याख्यानमालायाः उद्घाटनसत्रे अद्य उद्घाटकरूपेण किञ्च अध्यक्षतां निर्वोढुम् अस्माकम् एकवारं प्रार्थनां स्वीकृत्य एव त्वरितं सिद्धाः अस्माकम् अनुरोधं प्रार्थनां च स्वीकृत्य समागतवन्तः। श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः यस्य कृते तेषाम् इदानीं सर्वेषां पक्षतः अहम् आदौ अभिनन्दनम् अभिवादनं च व्याहरामि। इदानीं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय रूपेण त्रिषु विश्वविद्यालयेषु एकः दिल्लीस्थः एषः विश्वविद्यालयः सद्यः घोषितः। एतदर्थम् एतेषाम् ऐतिहासिकपुरुषाणां कारणम् इतिहासे प्रथमकुलपतिरूपेण एतस्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य एते एव परिचिताः भविष्यन्ति सर्वथा। एतेषां स्वागतं व्याहरामः। किञ्च अत्र समागताः कुलसचिव महोदयाः डॉक्टर दशरथ जादव महोदयाः तथा च संचालक महोदयाः अस्माकं प्रधानाचार्य पादाः डॉक्टर नरेंद्र कुमार पंडित महोदयाः ये अतीव विद्वांसः सन्ति। तेषां सद्यः एव श्रीमद्भागवत व्याख्यानमाला द्वादश दिनात्मिका ह्यः एव समाप्तिं गता। तेषां स्वागतं। किञ्च अद्यतनः वक्तारः सन्ति तेऽपि मूर्धन्याः विद्वांसः कवयः वैयाकरणः
डॉक्टर अमृतलाल भोगायता महोदयाः ते नडियाद ब्रह्मर्षि शोध संस्थानस्य प्रधान महाविद्यालयस्य संस्कृत महाविद्यालयस्य अस्मद् विश्वविद्यालयेन संलग्नस्य महाविद्यालयस्य मान्याः प्रधानाचार्याः सन्ति। ते अद्यतन कविपरिचयस्य व्याख्यातारः सन्ति। तेषां स्वागतं व्याहरामः। किञ्च अत्र एतद् विधौ इदानीं सद्यः कोरोना कारणेन एतेन व्याजेन एतस्यां रीतौ अस्माकं यद्यपि पूर्वतन अभ्यासः नासीत् तथापि एतस्मिन् अभ्यासे अस्माकं नैपुण्यं विधातुं ये अस्माकं सहायतां कुर्वन्तः सन्ति, अस्माकं तकनीकी सहायकाः, अस्माकं मित्रवर्याः अत्र कार्यालये संलग्नाः, तेषामपि स्वागतं व्याहरामः। किञ्च सर्वेपि श्रोतारः ये अस्माकं अत्र सूचनां इदानीं तु सूचना सर्वत्र गच्छति, एतत् सोशल मीडिया मुखेन तेन मुखेन सूचनां सम्प्राप्य ये समागताः श्रोतारः संस्कृतानुरागिणः कविपरिचय जिज्ञासवः तेषां समेषां स्वागतं व्याहरामः। महोदयाः, यद्यपि अस्माकं संस्कृतविश्वविद्यालयस्य एषः प्रकल्पः तथापि फेस्बुक मुखेन सर्वत्र भारतवर्षे तदितरस्थलेषु अपि सर्वेषां कृते एषः सुलभः अस्ति। अतः एतद्दृष्ट्या एषः प्रकल्पः नाम व्याख्यानमाला क्रमः एतस्य वक्तारः सर्वेपि हिंदी भाषा वदन्तु इति अस्माकं प्रार्थना तैः अङ्गीकृता। कारणम् एतस्य व्याप्तिः काचित् अधिका भवतु इति अस्माकम् एकः निश्चयः। एतद् अद्यतन व्याख्यानकर्तारः सन्ति डॉक्टर अमृतलाल भोगायत महोदयाः। अद्य कवि बाणभट्टम् आश्रित्य ते वदिष्यन्ति। सम्पूर्णं व्याख्यानं तेषामेव अस्ति। प्रतिदिनम् एवं 10 दिनानि यावत् 10 व्याख्यानानि भविष्यन्ति। तत्र कविः अद्यतनः कवि बाणभट्टः, महाकवि कालिदासः, महाकविः भारविः, महाकविः श्रीहर्षः, महाकविः भवभूतिः, महाकविः भासः, एवं महाकविः माघः वक्तुं स्यात्। इदानीं पुनः तत् अतिरिच्य केचन काव्यशास्त्रिणः अपि सन्ति। आचार्य मम्मटभट्टाः, आचार्य आनन्दवर्धनः, आचार्य जगन्नाथ पंडितराज जगन्नाथः एवं तेषामपि अस्ति। अतः आहत्य 10 व्याख्यानानि भविष्यन्ति। एषः प्रथमः प्रकल्पः। एतस्मिन् प्रकल्पे प्रथमः क्रमः उद्घाटनक्रमः अद्य अस्ति। अस्मिन् उद्घाटनावसरे उद्घाटकरूपेण विद्यमानाः प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे महोदयाः, श्री लाल बहादुर केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मान्यः कुलपतयः इदानीम् अस्मासु विराजमानः सन्ति। ते सम्प्रार्थिताः सन्ति। केवलं किञ्चित् कालं यावत् एतत् उद्घाटनसत्रं समाप्य पुनः मुख्यवक्तुः तत्सर्वं व्याख्यानं वयं श्रोष्यामः। इदानीं ये अस्माकम् उद्घाटकवर्याः अध्यक्षचरणाः निवेद्यन्ते, ते उद्घाटकरूपेण किञ्च अध्यक्षरूपेण स्वकीयं वक्तव्यं प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे। समीचीनं साधु। तव करकमलस्थां स्फाटिकीमक्षमालां नखकिरणविभिन्नां दाडिमी बीजबुद्ध्या प्रतिपलमनुकर्षन् येन कीलो निषिद्धः स भवतु मम भूत्यै वाणिते मन्दहासः। परमादरणीयः कुलपतयः श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अथ च कुलसचिवाः डॉक्टर दशरथ यादव महोदयाः, अस्माकं प्राचार्याः संयोजकाः व्याख्यानमालाः अस्याः साहित्यमर्मज्ञाः नरेन्द्र कुमार पंड्या महाभागाः, अथ च प्रसिद्धाः वैयाकरणाः साहित्यिकाश्च विमर्शकाश्च अमृतलाल भोगायता महाभागाः ये अद्य मुख्यवक्तारः सन्ति। अन्ये सर्वे श्रोतारः, वस्तुतः अहम् अभिवादये वर्धापये च अस्माकं कुलपतीन् कुलसचिवान् यत् अस्मिन् कालेपि यत्र सर्वत्र लॉकडाउन वर्तते तत्रापि अध्ययनम् अस्माकं छात्राणां
स्वाध्यायक्रमः कथं प्रवर्तेत इति मनसि निधाय एतादृशी व्याख्यानमाला समारब्धा। अवश्यमेव इयं व्याख्यानमाला तेषां ज्ञानवर्धनं करिष्यति अस्माकं छात्राणाम्, अथ च विनोदमपि करिष्यति। विनोदजन्यम् एतत् इति नाट्यशास्त्रे कथितमस्ति। साहित्यं ज्ञानमपि अथ च आनन्दम् उभयमपि जनयति। अस्माकं तावत् लोल्लटः वदति यत्र द्वे वर्त्मनि गिरो देव्याः शास्त्रञ्च कविकर्म च प्रज्ञोपात्तं तयोराद्यं प्रतिभोद्भव मन्तिमं। वस्तुतः भगवत्याः प्रवाहस्य मार्गद्वयं वर्तते। एकत्र शास्त्ररचनायाः मार्गः, अपरश्च काव्यरचनायाः। अतएव भवद्भिः साहित्यशास्त्रेपि एवं साहित्यमपि दृश्यते, साहित्यशास्त्रम् उभयथा दृश्यते। साहित्यं कथं भवेत् एतदर्थं साहित्यशास्त्रं प्रणीतम् अस्ति। साहित्यस्य यत् प्रयोजनं वर्तते तत् प्रयोजनम् एतावत् वर्तते। पूर्वं तावत् अस्माकं प्राचीनकाले कदाचित् एवं जनाः कथयन्ति साहित्यशास्त्रस्य अथवा साहित्यस्य अध्ययनं कदाचित् अनध्यायकाले भवति स्म। अतएव शास्त्रेषु साहित्यशास्त्रस्य कुत्रापि गणनापि न क्रियते। किन्तु काव्यमीमांसाकारः एवं वदति वस्तुतः एतत् सप्तमम् अङ्गम् अस्ति वेदस्य इति कृत्वा तस्य शास्त्रत्वमपि तेन प्रतिष्ठापितं वर्तते। इयं हि या व्याख्यानमाला अद्य प्रारब्धा वर्तते, निश्चितरूपेण ये प्रतिष्ठाः अत्यन्तम् अस्माकं साहित्ये प्रतिष्ठिताः ये कवयः सन्ति तेषां परिचयः सर्वेषां छात्राणां कृते भविष्यति। ततोपि यतोहि अयं क्रमः वस्तुतः प्रथमं गद्यम् अथवा प्रथमं पद्यं, यद्यपि पद्यकाव्यं पूर्वतः प्राप्यते अस्माकं साहित्ये, किन्तु निश्चितरूपेण गद्यं प्रथमं भवति अनन्तरं पद्यम् आगच्छति। यतोहि तत्र यद्यपि अस्माकं आदिकाव्यं महाकाव्यं यद् वर्तते वाल्मीकेः तत्तु पद्यात्मकं वर्तते, किन्तु सामान्यतः यदा कश्चित् भाषायां प्रवेशं प्राप्नोति तदानीं प्रथमं तावत् छन्दो रचनां विहाय एव किमपि व्याहरति, वदति, अनन्तरं तत्र लयात्मकं किमपि उत्पादयति। क्रमः वस्तुतः अयमेव भवति इति धियापि व्यावहारिकरूपेण यदि एवं वक्तुं शक्यते तर्हि गद्यस्य प्रामुख्यं भवति, प्राथम्यं भवति। अथ च प्रामुख्यमपि वर्तते, प्राथम्यं तस्मिन् अर्थे अपि प्रयोक्तुं शक्यते यतोहि गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति इति कृत्वा गद्यकाव्ये यदि येषां तावत् श्रमः भवति, ये मर्मज्ञाः भवन्ति तेषां काव्येपि पाण्डित्यं भवत्येव। यथा बाणभट्टः स्वयमेव गद्यनिबन्धने यथा कुशलः तथैव पद्यनिबन्धनेपि तस्य पद्यानि अत्यन्तं मधुराणि सन्ति, भावपूर्णानि सन्ति। उभयथा गद्यमपि पद्यात्मकं भवति, कुत्रचित् पद्यस्य छाया तत्रापि दृश्यते। महत् पाण्डित्यम् अपेक्षितं भवति गद्यकाव्यरचनायाम् इति कृत्वा बाणभट्टस्य प्रथमे एव उपन्यासः अत्यन्तं प्रासङ्गिकः इति अहं वच्मि। अधिकः समयः नास्ति। वस्तुतः साहित्यस्य यत् प्रयोजनं वर्तते तस्य प्रयोजनस्य सिद्धिः अवश्यमेव अनया व्याख्यानमालया भविष्यति। अहं चिन्तयामि भवद्भिः यत् चिन्तितम् अस्माकं छात्राः ये तावत् विषण्णाः भवन्ति, येषां पार्श्वे अध्ययनसामग्री नास्ति, अथवा ये अध्ययने तावत् तथा तत्पराः न सन्ति, तथा कुशलाः न सन्ति, तेषामपि अनुवृत्तिः अध्ययने भवतु इति धिया एतादृशी इयं या व्याख्यानमाला साहित्ये प्रतिष्ठिता ये कवयः सन्ति तेषां परिचयात्मका इयं व्याख्यानमाला अस्ति। किन्तु अहं चिन्तयामि अनेन माध्यमेन तेषां संस्कृतेपि साहित्यादतिरिच्य अन्येषु शास्त्रेषु प्रवेशः भविष्यति, यत्र एवं विधाः वैयाकरणाः, मूर्धन्याः, दार्शनिकाः अपि व्याख्यातारः आगमिष्यन्ति। अवश्यमेव सर्वेषु वाङ्मयेषु तेषां प्रवृत्तिः भविष्यति इति अहं वच्मि। अहं चिन्तयामि अत्र उद्घाटनसत्रम् आसीत् इति कृत्वा संस्कृतमाध्यमेन उद्घाटनसत्रम् आसीत्, अनन्तरं तावत् हिन्दीमाध्यमेन सर्वं भविष्यति। उद्घाटनसत्रम् आसीत् इति कृत्वा मयापि संस्कृतमाध्यमेन किञ्चित् उक्तम्। च अत्र
स्वकीयां वाचम् अत्रैव अवसायामि किन्तु ततः पूर्वम् अवश्यमेव कार्तज्ञमपि प्रकाशयामि, यतोहि एतादृशी या व्यवस्था वर्तते, नूतना काचित् व्यवस्था या इदानीं संस्कृतवाङ्मयेपि प्रचलित अस्माकं संस्कृतस्य विद्वांसः छात्रापि अमेव माध्यमम् आश्रित्य कार्यं कुर्वन्ति। अत्रापि कश्चन अवसरः मत्कृते अधिकारिभिः कुलपतिमहोदयैः प्रकल्पितः, तदर्थमहं स्वकीयं कार्तज्ञं प्रकाशयामि, नमस्करोमि, धन्यवादः। उद्घाटयामि व्याख्यानमालाम् इदानीम्। धन्यवादः। पंड्या महोदय, अधुना अस्माकम् उद्घाटकमहोदयैः अस्य व्याख्यानमाला कार्यक्रमस्य उद्घाटनं स्वकीयैः वचोभिः साहित्यमर्म प्रकाशनैश्च विहितं वर्तते। अस्माकं अद्यतन व्याख्यानमाला कार्यक्रमस्य कविबाणभट्ट इति विषयस्य मुख्य वक्ता सन्ति डॉक्टर अमृतलाल भोगायताजी महोदयाः। तेषां परिचय विषये अस्माभिः द्विदिनात् एव अस्माकं फेसबुक पेज उपरि तेषां विवरणं प्रस्तुतं वर्तते, अतः अधिकं परिचयम् अदत्वा सर्वान् अस्माकं वरिष्ठान् नत्वा अहं डॉक्टर अमृतलाल भोगायताजी महोदयं निवेदयामि स्वकीयं व्याख्यानं प्रस्तोतुं। डॉक्टर अमृतलाल भोगायताजी महोदयाः। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिपादाः एतस्य कार्यक्रमस्य मार्गदर्शकाः प्रेरणाप्रदातारश्च सन्ति। पुनश्च मान्याः एतस्य कार्यक्रमस्य आयोजकाः श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलसचिव महोदयः मान्यः जादव महोदयः एवञ्च एतस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः मान्यः विद्वांसः प्रधानाचार्यः नरेन्द्र पंड्या महोदयः तथा च एतस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः लाल बहादुर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिपादाः प्रोफेसर पांडे महोदयः तथा च कार्यालयकर्तारः सर्वेपि सन्निष्ठाः सखायः एवञ्च फेसबुक माध्यमेन ये एतद् वक्तव्यं व्याख्यानं वा शृण्वन्ति ते सर्वेपि शुश्रूषवः विद्वांसः आदौ सर्वेपि मया नमस्क्रियन्ते। एवञ्च अद्यतनः विषयः महाकवि बाणभट्टः एतद् विषयमाश्रित्य मया किञ्चित् हिन्दीभाषया यथामति यथाधीतं प्रस्तूयते। सर्वेभ्यः नमो नमः। समेषाम् एतेषां कार्तज्ञम् अपि आदौ एव व्यनज्मि। एभिः सर्वैः अयम् अवसरः प्रदत्तः, तदर्थं सर्वेपि धन्यवादार्हः, विशेषतः मान्यः कुलपतयः। मैं महाकवि बाणभट्ट के बारे में यथाधीत यथामति आप लोगों के सामने कुछ परिचयात्मक प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब सब लॉकडाउन है और आप जानते हैं कि हम सब 2, 4, 5 पीरियड तक बोले नहीं तो हमारा मन प्रसन्न नहीं होता है, और घर में जब हम होते हैं तो बोलने के अवसर बहुत कम मिलते हैं। ऐसी स्थिति में आदरणीय कुलपति जी ने यह अवसर दिया है तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और बाणभट्ट जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जो ध्येय बिंदु हैं वे इस प्रकार हैं कि पहले थोड़ी प्रस्तावना लेंगे, फिर हर्षचरितम में जो बाणभट्ट महाकवि ने अपना परिचय दिया है उसका थोड़ा परिचय लेंगे, फिर जो चीनी यात्री है उसके संदर्भ में कुछ परिचय, फिर किंवदंतियाँ जो कवियों के बारे में होती हैं वे किंवदंतियों से भी थोड़ा हम विनोद लेंगे, और फिर
उनका जो लेखन कार्य है, कहा जाता है यदा यदा मुंचति वाक्य बाणम तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। तो विद्वान लोग जब लिखते हैं तब उनकी लिखावट से भी हमें उनका कुछ स्वभावगत लक्षण पता चलता है। तो थोड़ा आंतरिक परिचय इस प्रकार भी लेंगे। और ये महाकवि थे तो महाकवियों के बारे में अन्य महाकवि क्या कहते हैं उनसे उनका व्यक्तित्व पता चलता है। तो अन्य कवियों की उक्तियां भी हम इस संदर्भ में लेंगे। और महाकवि बाणभट्ट की शैली कैसी है, क्योंकि कोई भी कवि होते हैं उनके दो परिचय होते हैं, एक काय परिचय होता है और एक कार्य परिचय होता है। शीर्यते इति शरीरम, शरीर का परिचय तो मिट जाता है लेकिन कार्य का परिचय होता है वह सदैव जीवंत रहता है। इसीलिए कहा गया है जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कविस्वरा नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम। तरी इमे तो सिद्धहस्ताः कवयः सन्ति। महाकवि बाणभट्ट तो सिद्ध कवि हैं। उनके परिचय में अगर हम स्थूल रूप में कहें तो हर्षचरितम में वे खुद लिखते हैं कि वे वात्स्यायन वंश में उत्पन्न हुए थे और वे उत्तम ब्राह्मण थे। सरस्वती के पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई वत्स हुए, वत्स के पुत्र कुबेर हुए, कुबेर के 4 पुत्र थे, अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत। पाशुपत के पुत्र अर्थपति हुए, अर्थपति के पुनः 11 पुत्र हुए, भृगु, हंस, सूची, कवि, महिदत्त, धर्म, जातवेदस, चित्रभानु, त्र्यक्ष, आदिदत्त, अहिदत्त और विश्वरूप। भट्ट थे। और बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट, इनका परिचय मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बाणभट्ट का जो अधूरा काम था वो काम पुलिंद भट्ट जी ने पूर्ण किया है। तो इस प्रकार उन्होंने ये वंश परंपरा पौराणिक पद्धति से आत्म परिचय में लिखी है। महाकवि बाणभट्ट के बारे में हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि संस्कृत के दिग्गज पंडित और कवियों के बारे में हमारे पास किंवदंतियों के सिवा या कुछ अंदाज करके हम जो प्रमाण जुटा लेते हैं उन प्रमाणों के सिवा हमारे पास और कुछ नहीं है। क्योंकि वे इतने विनम्र थे इसलिए खुद का परिचय वे देते नहीं थे। और आज हम और कवियों के परिचय में इतना दृढ़ता से कह नहीं सकते कि इदम इत्थम अस्ति, परंतु महाकवि बाणभट्ट के बारे में हम कह सकते हैं। क्योंकि एक तो हर्षचरितम ने उन्होंने खुद लिखा है और दूसरी बात है कि वे सम्राट हर्षवर्धन से जुड़े हुए थे, तो अन्योन्य आश्रित होने के कारण समय भी तय करने में मुश्किल नहीं होता। हमारे यहाँ एक चीनी यात्री यूएन संग आए थे और उन्होंने अपनी डायरी में थोड़ा लिखा है। इसकी बात यहाँ कहें तो 606 ईस्वी सन में सम्राट हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ और 648 ईस्वी सन में उनका स्वर्गवास हुआ। तो इन सब बातों से यह पता चलता है कि महाकवि बाणभट्ट 7वीं सदी के पूर्वार्ध में हो गए हैं, यह बात सुनिश्चित है। और उन्होंने खुद भी हर्षचरितम में ऐसा लिखा है कि वे जब छोटे तब उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था और 14 साल की आयु में उनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया था। अन्य हम जानते हैं कि जब माता पिता तो जीवन की गतिशील धारा के 2 किनारे होते हैं। जब 2 किनारे टूट जाते हैं तब पानी का प्रवाह होता है, वो स्वतंत्र हो जाता है और कहीं भी बांध तोड़ के वो आगे जा सकता है। बिल्कुल महाकवि बाणभट्ट के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। उनका पिताजी का आश्रय, उनकी माताजी का आश्रय जब चला गया तो वे थोड़े
शरारती बन गए, थोड़ी जीवन शैली जो थी वो मुक्त हो गई। लेकिन वे उनकी हर्षचरितम आख्यायिका से हमें पता चलता है कि वे बड़े ही मस्ताना व्यक्तित्व रखते थे और बहुत ही स्पष्ट वक्ता थे। ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जब महाकवि बाणभट्ट की महाराज हर्ष के साथ प्रथम मुलाकात होती है, जब वे उनके दरबार में मिलते हैं, तब महाराज हर्ष ने बाणभट्ट जी के बारे में कुछ सुना होगा और तब वे थोड़े शरारती थे, इसलिए औरों ने अच्छा परिचय नहीं दिया होगा। तो जब बाणभट्ट आए तब महाराज ने ऐसा कहा कि महानयम भुजंग। तो भुजंग तो हम जानते हैं कि कुटिल लोगों को कहते हैं। तो यह सुन के बाणभट्ट कहते हैं, महद्भिस्तु यथार्थदर्शिभिर भवितव्यम माम अन्यथा संभावयितुम अशिष्टम इव न रहसि। और फिर वे खुद का परिचय देते, कहते हैं कि सुनी सुनाई बातें सुनकर महान लोग निर्णय नहीं लेते हैं, वे तो यथार्थदर्शी होते हैं, खुद देखते हैं, परीक्षण करते हैं, बाद में कोई स्टेटमेंट देते हैं या बाद में कुछ कोई नतीजे पर पहुंचते हैं। कहते हैं कि मैंने सांग वेद पढ़ा हुआ है, मैंने स्मृति का अध्ययन ढंग से किया है, मेरा ब्राह्मणों कुल के उचित जो संस्कार होते हैं वे सारे के सारे संस्कार हो चुके हैं, मैं संस्कारी ब्राह्मण हूँ। और कहते हैं दार परिग्रहाद अभ्यगारिकोस्मि कामे भुजंगता। और हाँ, थोड़ी शरारतें थी शादी से पहले, लेकिन जब से शादी हो गई, जब विवाह संस्कार हो गया, तो मैं एक बहुत ही आदरणीय सदगृहस्थ की जीवन जी रहा हूँ। कितने स्पष्ट वक्ता हैं और कह भी सकते हैं। तो शादी के बाद तो अच्छे अच्छे लोग भी अंकुशित हो जाते हैं, अनुशासित हो जाते हैं। तो महाकवि बाणभट्ट कहते हैं कि पिताजी माताजी थे नहीं और घुमक्कड़ दोस्त थे, तो उन दोस्तों के साथ घूमते घूमते थोड़ी शरारतें की है, लेकिन आज मुझे उन बातों पर पश्चाताप है। लेकिन कोई निंदनीय कार्य मैंने नहीं किया है, ये भी है डंके की चोट पर कहते हैं। मैंने जो कार्य किए हैं, शरारतें होंगी, लेकिन अशिष्ट व्यवहार मैंने कहीं किया नहीं है। और जब से मैं गृहस्थ हो गया हूँ, तब से तो मैं बहुत ही संयमित जीवन जीता हूँ। इस प्रकार उन्होंने अपनी बात रखी, तो हम जान सकते हैं कि वे कितने स्पष्ट वक्ता थे। भला राज दरबार में किसी सम्राट के सामने उनको ऐसा कहना कि आपको यथार्थदर्शी होना चाहिए, क्या ये छोटी बात हो सकती है? और फिर वहाँ से वे चले जाते हैं, तब उनको उस मुलाकात का कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन फिर महाराज की दृष्टि बनती है, फिर उन्हें वे सभा पंडित घोषित करते हैं। और महाकवि बाणभट्ट को हर्ष राजा ने वश्यवाणी चक्रवर्ती ऐसा एक बिरुद, एक उपाधि दी थी। और जैसे हम लोग महाकवि कालिदास को कवि लोग सब दीप शिखा कालिदास बोलते हैं, भारवी को आतपत्र भारवी कहते हैं, माघ को घंटा माघ कहते हैं। उसी प्रकार बाणभट्ट ने भी कादंबरी में इंद्रायुध नाम का जो अश्व है उसका जब वर्णन किया, तो तुरंग बाण ऐसा भी उन्हें एक उपनाम मिला है। तो वश्य वाणी चक्रवर्ती और तुरंग बाण ये उनके उपनाम है। और महाकवि बाणभट्ट के बारे में वामनाचार्य काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में
अनुकरोति भगवतो नारायणस्य, ऐसा कादंबरी का संदर्भ देते हुए उनको सादर याद करते हैं। फिर आनंदवर्धन, पुनः धनंजय, पुनः राजा भोज सरस्वती कंठाभरण में बाणभट्ट के गद्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, यादृक गद्य विधौ बाण पद्य बंधे न तादृश। ऐसा कह के बाणभट्ट को याद किया है। फिर क्षेमेंद्र और रूप्यक ने भी 11वीं शताब्दी में उनके ग्रंथों का संदर्भ लिखा है। फिर आगे भी कई अलंकारिकों ने उन्हें याद किया है। तो इन संदर्भ से हम कह सकते हैं कि 7वीं सदी के पूर्वार्ध में महाकवि बाणभट्ट हो गए। उनकी आत्मकथा से हमें यह भी ज्ञात होता है कि वे बहुत सारे मित्रों के साथ रहते थे, बहुत ही सामाजिक थे। वैसे जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, प्रायः वे अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं और लोगों से ज़्यादा भीड़ में नहीं रहते। लेकिन महाकवि बाणभट्ट अपवाद रूप है, वे बहुत ही यात्रा करते थे और बहुत सारे मित्रों के साथ वे एक पूरा राजा का जैसे वो एक रसाला, एक बड़ा ग्रुप होता है, उसी प्रकार ये भी बड़ा एक वृंद लेकर चलते थे। तो ये इनकी एक व्यक्तित्व की खूबी है। और नदी के पास प्रीतिकूट गांव है, वहाँ उनके पूर्वज रहते थे। उनका प्राच्य गांव भी वही है, ऐसा कहा जा सकता है। और उनके गुरुजी का नाम था वत्सु या बच्चू। वे शिव जी के परम भक्त थे। उन्होंने कादंबरी में और हर्षचरितम में, दोनों में भगवान शिव को सादर नमस्कार करते हुए पद्य लिखे हैं। जो जुसे जन्मनि सत्ववृत्तये तौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। नमस्तुंग शिरश्चुंबी चंद्र चामर चारवे त्रैलोक्य नगरारंभ मूलस्तंभाय संभवे, मूलस्तंभाय संभवे। इस प्रकार वे भगवान शिव के परम भक्त या उपासक थे, या ऐसा कह सकते हैं उनके आराध्य देव भगवान शिव थे। फिर उन्होंने ग्रंथ लिखे, उसमें कादंबरी और हर्षचरितम, ये दो ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यद्यपि चंडी शतक और मुकुट ताड़ी तक और भी कुछ ग्रंथ महाकवि बाणभट्ट के द्वारा लिखे गए हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन बहुत सारे विवाद होने की वजह से हम ये दृढ़ रूप से नहीं कह सकते। लेकिन हर्षचरितम और बाणभट्टी कादंबरी, ये दो ग्रंथ अद्भुत ग्रंथ हैं। और इन दो ग्रंथ कुछ लिखने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। यही एक उनके वैदुष्य के लिए एक विवादांडी बोलते हैं, या पृथ्व्या इव मानदंड, मानदंड की तरह ये ग्रंथ आज भी बाणभट्ट महाकवि का गौरव बढ़ा रहे हैं। तो इतना हम उनका जो आत्मकथा के द्वारा परिचय है उसे जानने के बाद फिर आगे हम उनके थोड़ी किंवदंतियों के बारे में जानेंगे। यद्यपि हम जानते हैं कि किंवदंतियों का कोई ऐतिहासिक मूल्य नहीं होता, लेकिन फिर भी कवियों का थोड़ा स्वभाव पता चलता है। और दूसरी बात यह भी है, काव्य विनोद भी होता है। तो यहाँ महाकवि बाणभट्ट के बारे में दो तीन किंवदंतियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। उसमें एक तो ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे मम्मटाचार्य लिखते हैं, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार रक्षते, वहाँ जो अर्थकृते ऐसा एक प्रयोजन काव्य का दिया है। और वहाँ फिर उदाहरण के रूप में कहा गया है कि जैसे महाकवि बाणभट्ट को रत्नावली लिखकर सम्राट हर्ष से उन्हें धन की प्राप्ति हुई थी। लेकिन जैसे महाराज भोज ने सरस्वती कंठाभरण लिखा, फिर
फिर अन्य कवियों ने भी, जो राजा थे उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। पहले राजा भी कवि हुआ करते थे। तो सम्राट हर्षवर्धन भी बहुत अच्छे विद्वान थे, और तभी तो वे विद्वानों का सत्कार करते थे, क्योंकि विद्वान एवं विजानाति विद्वत जन परिश्रमम, अर्थात विद्वान लोग ही विद्वान की कद्र कर सकते हैं, उनका सम्मान बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार हर्षवर्धन महाराज खुद बड़े अच्छे विद्वान थे, इसलिए उनके बारे में यह कहना ठीक नहीं। तो फिर भी ऐसा एक उल्लेख किया गया है। फिर बाणभट्ट और महाकवि मयूर, ये दोनों शाला बहनों थे, और मयूर की बहन के साथ बाणभट्ट जी की शादी हुई थी, ऐसा एक ऐसी किंवदंती प्रचलित है। और कहा जाता है कि महाकवि बाणभट्ट अच्छे कवि थे, तो मयूर कवि ने एक काव्य लिखा, और काव्य दिखाने के लिए जब वे घर पहुंचे तो महाकवि बाणभट्ट दरवाजे के बाहर बैठे हुए थे। घर गृहस्थी के बारे में तो बाणभट्ट खुद भी कहते हैं, अतः जैसे सुसारथी अस्मान इव मनुष्यान नेनीयते अभिशुभर वाजिन इव, तो उसी प्रकार गृहस्थ लोगों की स्थिति ऐसी ही होती है। तो वे बाहर बैठे हुए थे और अपनी पत्नी को मना रहे थे, और दरवाजा बंद था। तब उन्होंने एक पद्य लिखा, महाकवि बाणभट्ट ने, गतः प्राया रात्रि कृशतनु शशि शिर्यतैव प्रदीपोऽयं निद्रावशमुपगतो घूर्णितैव प्रणामान्तो मानस्वजसि तेजसि न तथापि क्रुधमहो। ऐसा बाणभट्ट ने इस काव्य की 3 पंक्तियां लिखी। फिर रात बीत चुकी है, अब चांद भी जाने को है, अब दीप भी मेरे साथ जलते जलते शांत होने को है, और बड़े लोगों का क्रोध होता है, वो तो प्रणाम मान तो होता है, प्रणाम कर लेने से, सॉरी कह देने से, क्षमा याचना कर देने से फिर वो शमित हो जाता है। लेकिन तुम तो अभी भी बहुत ही गुस्से में हो। तब चौथी पंक्ति जब उन्होंने नहीं लिखी या उनको याद नहीं आ रही थी, तब चौथी पंक्ति मयूर कवि ने लिख दी, उच्च प्रत्यासत्या हृदयम पीते चंडी कठिनम। तुम्हारा हृदय भी बहुत ही कठिन है, पत्थर के सनम हो। इस प्रकार का मयूर ने एक पंक्ति जोड़ दी। अब हम जानते हैं, अजायुद्धम मुनि श्राद्धम दंपत्यो हो कलहस्तथा। ऋषि मुनि जब श्राद्ध करते हैं तो सब रखते हैं, फिर समेट लेते हैं। अजाओं के युद्ध में भी हम कितनी भी प्रतीक्षा करें, पास में आते हैं फिर दूर जाते हैं, पास में आते हैं फिर दूर जाते हैं। उसी प्रकार पति पत्नी के कलह का भी कोई परिणाम नहीं होता, तो उन दोनों के बीच में पड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये मयूर बीच में आ गए। तब बाणभट्ट की पत्नी ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम कुष्ठ रोगी बन जाओ। तब कुष्ठ का निवारण करने के लिए, रोग का निवारण करने के लिए एक चंडी सूर्य शतकम लिखा, और फिर रोग का शमन हो गया। फिर जैसा स्वरूप था वैसा ही प्राप्त हो गया। तो बाणभट्ट को ऐसा हुआ कि मेरे शाला जो है वो शाला कहा इतने भक्ति से, प्रभाव से ऐसा कर सकते हैं, तो मैं क्यों ना करूं। तो बाणभट्ट महाकवि ने भी हाथ पांव काट दिए, और फिर एक चंडी शतक लिखा, और फिर वापस उन्होंने हाथ और पांव प्राप्त करके अपनी एक भक्ति का प्रमाण दिया। लेकिन ये किंवदंतियां हैं, इसके बारे में और कुछ महत्व नहीं है। और जब वे बीमार थे तब उन्हें बहुत ही चिंता थी, जैसे सभी विद्वान को होती है चिंता, उसी प्रकार कि मैं ये कथा मेरी कौन पूरी करेगा। तब उसके 2 पुत्र थे, एक व्याकरण के पंडित थे, एक साहित्य के पंडित थे। तो दोनों को बुलाया गया,
दायित्व सौंपा जाए, इसलिए परीक्षा करने को जब तैयार हुए तब व्याकरण वाले को पूछा कि सामने जो पेड़ है, स्थाणु है, सूखा पेड़ है, उसका वर्णन करो। तो उन्होंने उसका वृक्ष तिष्ठत्यग्रे ऐसा कहा। लेकिन जब साहित्य वाले को कहा तब उन्होंने कहा, पुलिंद भट्ट ने या भूषण भट्ट ने, नीरस तरुवर शाखा विलसति पुरतः। तो यहाँ जो नीरस होता है उसमें भी सरस वर्णन करते हैं, वही साहित्यिक लोग होते हैं। जब बंजर भूमि में भी कोई फसल उगा दे तो वह साहित्यिक होता है। अकाल में भी जब बारिश ला दे तो वही साहित्यिक होता है। जब सारी जगह पर पतझड़ हो तो पतझड़ में भी बाहर ला दे, वही साहित्यिक होता है। तो उसी प्रकार पुलिंद भट्ट ने इतना अच्छा वर्णन किया, इसलिए उन कादम्बरी का दायित्व सौंपा गया। तो इस प्रकार हमें कुछ किंवदंतियाँ मिलती है। आगे हम देखते हैं महाकवि बाणभट्ट के बारे में अन्य कवियों ने क्या क्या लिखा है, जिससे हमें उनका गौरव पता चलता है, उनके कार्य को किस प्रकार महाकवियों ने सराहा है। क्योंकि कवि विद्वान लोग इस बारे में बहुत ही कठिन होते हैं। अगर हम कहें कि इस तिनके के बारे में कुछ लिखना है तो वे पूरा का पूरा एक ग्रंथ लिख देंगे। लेकिन अगर हम कहेंगे कि इस पंडित के बारे में 5 पंक्तियां लिखिए तो वे कुछ नहीं बोलेंगे, मौनम आश्रित्य तिष्ठन्ति। इसलिए जगन्नाथ कहते हैं, पंडित राज जगन्नाथ लिखते हैं कि विद्वांसो वसुधा तले परवचः लाघासु वाचय्यमाः। और अंत में लिखते हैं, हास्य धास्यति कस्य लास्य मधुना धन्यस्य कामालस स्वर्वामा धर्माधुरीम विधुरयन वाचाम विलासो। विद्वान लोग तो कभी किसी को अच्छा कहने की बात आती है तो वो मौन धारण कर लेते हैं। तो हम जान सकते हैं कि विद्वानों की पंक्तियां कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो बाणभट्ट के बारे में ऐसा नहीं है। महाकवि बाणभट्ट के बारे में सभी कवियों ने कुछ न कुछ लिखा है। बाणभट्ट के बारे में कहा जाता है, बाणा कवि नाम यह चक्रवर्ती। एक सोढल नाम के कवि थे, उन्होंने यह पंक्ति लिखी है। महाकवि बाणभट्ट है, कवियों में चक्रवर्ती सम्राट हैं। फिर धर्मदास नाम के एक कवि थे, उन्होंने कहा कि रुचिरा स्वर वर्णपदा रस भाववती जगन मनोहरती साकिम तरुणी नहीं वाणी बाणस्य मधुर शीलस्य। तो उन्होंने कहा कि महाकवि बाणभट्ट की वाणी तरुणी की जैसे ही सबको आकृष्ट करती है। और यह एक पद बहुत ध्येय है, देखिए, मधुर शीलस्य। आदरणीय शील तो होते ही हैं, लेकिन आदरणीय शील में भी मधुरता होना ये बहुत बड़ी बात हो। तो यहाँ महाकवि बाणभट्ट की जो प्रकृति है उसका भी हमें ज्ञान होता है। जयदेव लिखते हैं, पंचबाणस्तु बाण। हम जानते हैं ना कि कुमार संभव में पंचबाण कामदेव पूरी की पूरी प्रकृति को हिला डोला देता है, पूरी पृथ्वी को हरा भरा कर देता है। वैसे महाकवि बाणभट्ट भी कादम्बरी का काव्य लिखते हैं, तब सबके मानस में बहुत प्रसन्नता हो जाती है। गोवर्धन कवि जो है वे बहुत अच्छा लिखते हैं। कहते हैं, जाता शिखंडिनी प्राग यथा शिखंडी तथा गच्छामि प्रागल्भ्यम अधिकम अवाप्तुम वाणी बाणो बभूव। जैसे महाभारत में अंबा विश्व का वध करना था तो शिखंडी से फिर शिखंडिनी से शिखंडी हुई, अर्थात स्त्री में से उसे पुरुष होना पड़ा, विश्ववध के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ा। बस उसी प्रकार माता सरस्वती को अपना अधूरा कार्य पूरा करने के लिए महाकवि बाणभट्ट का अवतार लेना पड़ा। अर्थात ऐसा कहें कि महाकवि बाणभट्ट है, वे लेखन का जो भीष्म कार्य है उस कार्य को अंजाम देने के लिए
उन्होंने बाण भट्ट का माता सरस्वती ने अवतार लिया। तो ये जैसे वाग देवता अवतार कहते हैं, उसी प्रकार बाण भट्ट की साक्षात सरस्वती के अवतार थे। महाकवि बाण भट्ट के बारे में श्री चंद्रदेव लिखते हैं, पूरा श्लोक में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अंत में लिखते हैं बाणस्तु पंचानना। और सब कवि तो है ही, लेकिन महाकवि बाण भट्ट है वे तो गद्य और कविता कामिनी क्या जो जंगल है, जो अरण्य है, उनमें घूमने वाले एक शेर हैं, एक अरण्य के राजा हैं। तो इस प्रकार महाकवि बाण भट्ट को एक स्वतंत्र सशक्त व्यक्तित्व का गद्य में है। और गद्यम कवि नाम निकषम वदंती, और कुछ तो लिख सकते हैं, लेकिन गद्य तो अपने आप में एक बहुत ही कठिन काम है। और उसमें भी महाकवि बाण भट्ट थे, वे पंचानन थे। उनकी गर्जना सुन के फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी उनके सामने जाए। उनका ऐसा एक दबदबा बना हुआ था उनके समय में। फिर मैंने भी अपने एक काव्य में महाकवि बाण भट्ट के बारे में एक पंक्ति लिखी है। श्रृंगारे कवि कालिदास कविता साक्षात सुधा सोपमा, कारुण्य भविभूति भूषित कला या सोत्तरानुत्तरा, बाल्यम दंडिनी नीतवत् तरुणतम, गद्यम सुबंधौ तथा बाणे प्रौढ़मतः, प्रवीण कवि भी धन्यास्मदीया धरा। तो यहाँ बाण भट्ट गद्य है, वो अपना बचपन दंडी कवि के पास बिताता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो वो सुबंधु के पास जाता है, लेकिन जब उससे हुआ कि नहीं मुझे प्रौढ़ बनना है, मुझे सशक्त बनना है, मुझे दुनिया के सामने अड़िग रहना है, तब गद्य कविता है वो महाकवि बाण भट्ट के शरण में जाती है। और तब बाण भट्ट को पाकर गद्य कविता 16 कलाओं में खिल जाती है। तो इस प्रकार और कवियों ने महाकवि बाण भट्ट के बारे में कहा है। अब महाकवि बाण भट्ट की शैली हम जाने, शीले भवा शैली। और कवियों को जानना हो तो उनके कार्य को जानना जरूरी होता है। तो महाकवि बाण भट्ट के पूर्व सुबंधु हो गए, हम जानते हैं प्रत्यक्ष रसले समय प्रबंध, चक्रे सुबंधु सुजनैक बंधु, ऐसा सुबंधु लिखते हैं वासवदत्ता में। तब बाण भट्ट को भी ये काव्य पसंद है, अच्छे लगते हैं, इसलिए महाकवि बाण भट्ट सुबंधु से थोड़ा परिवर्तन करके, लेकिन उन्हें बड़ा अच्छा आदर देते हैं। सुबंधु के बारे में देखिए, महाकवि बाण भट्ट लिखते हैं, कविनाम अगलत दर्पो नूनम वासवदत्तया शक्त्येव पांडुपुत्राणाम गतया कर्ण गोचरम। ये भी एक गुण है। महाकवि बाण भट्ट अन्य कवियों को आदर देते हैं, उनसे भी उनका व्यक्तित्व पता चलता है कि कितने वे विनम्र थे। वे दिगंते श्रूयन्ते मदमलिन गंडा करिटिना नहीं लिखते हैं, वे लिखते हैं सुबंधु ऐसे कवि थे जिनकी वासवदत्ता को देखकर अच्छे अच्छे कवियों के अभिमान भी चूर चूर हो जाते हैं। जैसे महाभारत में वासवदत्ता इंद्रेण दत्ता या शक्ति वासवदत्ता, जब कर्ण को इंद्र की जो शक्ति मिली, एक शक्ति नाम का दिव्य अस्त्र मिल गया, तब द्रोणाचार्य और पांडवों को चिंता होने लगी और उनका अहंकार चला गया। उसी प्रकार सुबंधु बहुत ही अच्छे कवि हैं। वे कहने का तात्पर्य यह है कि महाकवि बाण भट्ट है, वे सबको आदर दे के चलते थे और जिनकी अच्छी बात हो उनको नाम लेकर कहते थे कि इनकी यह बात अच्छी है। देखिए, ये बहुत बड़ा एक मानवीय गुण है। अगर किसी की बात हम अच्छी देखें तो सबके सामने हम कहें कि इसमें यह गुण है, गुणग्राही होना और गुण को प्रकाशित करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और अगर कुछ गलत है तो वे नाम नहीं लेते थे, वे बिना नाम के कहते थे कि ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए, ऐसा कह के। वे लिखते हैं कि गद्य कैसा होना चाहिए। उनका खुद का
एक मत है कि कथा या आख्यायिका कविता ऐसी होनी चाहिए। देखते हैं वे अपना मत कैसे रखते हैं। पूर्थो जातिरग्राम्य श्लेषो क्लिष्ट फुटो रस विकटाक्षर बंधश्च कृत्स्नम एकत्र दुर्लभम। महाकवि बाणभट्ट लिखते हैं कि चरित चर्वण में क्या मजा है। तब जब सब लोग रामायण और महाभारत को उपजीव्य काव्य मान के ग्रंथ लिखते थे, तब महाकवि बाणभट्ट कहते हैं कि कुछ हटके होना चाहिए, नई कहानी होनी चाहिए, नवोर्था को कुछ नया होना चाहिए। तो वे कादम्बरी लिखने बैठ गए क्योंकि उन्हें कुछ नई चीज देनी थी। जातिर अग्राम्य, लेखन की प्रस्तुति भी अग्राम्य नहीं होनी चाहिए, बहुत ही शिष्ट होनी चाहिए। श्लेष को मानते हैं, श्लेष होना चाहिए, बहुत ही अच्छा है, लेकिन अक्लिष्ट होना चाहिए। सुबंधु को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं तो लगता है। बाणभट्ट है, वे श्लेष में लिखते हैं लेकिन अक्लिष्ट श्लेष है उनका। फिर लिखते हैं फुटो रस। हमारे पास कई ऐसी कृतियां उपलब्ध है कि हमें ऐसा पूछा जाता है कि इसमें करुण रस है या विप्रलम्ब श्रृंगार है, इसमें वीर रस है या शांत रस है, और उस पर भी बहुत बड़ा शास्त्रार्थ होता है और तय करना मुश्किल हो जाता है। ये भी एक मीमांसा का विषय बन जाता है कि इसमें कौन सा रस है। अब कृति में, किसी ग्रंथ में, काव्य में रस तो रीढ़ की हड्डी होती है, मेरुदंड होता है रस, और उसके बारे में भी अगर मीमांसा करनी पड़ती है तो ठीक। अगर कोई अच्छा चित्रकार एक चित्र बना दे और बाद में नीचे लिखना पड़े कि यह घोड़े का चित्र है, तो चित्र का क्या महत्व। इसलिए महाकवि बाणभट्ट कहते हैं एकदम रस है वो स्फुट होना चाहिए और विकटाक्षर बंधस्त। कहीं कहीं थोड़ी कठिनाइयां भी होना जरूरी है। काव्य को द्राक्षा पाक भी कह सकते हैं और नारिकेल पाक भी कह सकते हैं, या कह सकते। तो द्राक्ष है वो हम खाते हैं तो हमें तत्काल रस का आस्वाद मिल जाता है, उसमें से हमें कुछ बीज भी नहीं निकालने पड़ते और खा सकते हैं। लेकिन अगर हम सीधा खाते ही रहें तो हमारी जीभ है उसको तो व्यायाम मिल जाएगा, वो पुष्ट रहेगी, दांतों का क्या होगा। तो कभी कभी नारिकेल के तरह व्यायाम के लिए भी कठिनता भी कभी कभी जरूरी होती है। उस प्रकार वे प्रथा को जब बनाते हैं, जैसे कोई हम पहाड़ी पर चले जा रहे हो तो जाते समय हम पहले दूसरे गियर में गाड़ी चलाते हैं, जब उतरना हो तो हम फिर तीसरे चौथे में चला देते हैं। उसी प्रकार वे प्रसंगों के अनुरूप कहीं सरलता से भी चले जाते हैं और कहीं कहीं थोड़ा अपना परिचय देने के लिए और जो वाचक है उनको जागते रखने के लिए कभी कभी कठिन वस्तु भी प्रस्तुत करते हैं। लेकिन कहते हैं सभी चीजें एक जगह पर नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने बाणभट्ट ने ये साबित कर दिया कि सभी जगह एक जगह पर दुर्लभ होने के बावजूद भी अगर कादम्बरी पढ़े तो इस बात को हम सुलभ मान सकते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि जब हर्षचरित महाकवि लिख रहे थे तब वे साधक थे, कादम्बरी लिखी तब वे सिद्धहस्त कवि हो गए, सिद्ध हो गए। आरूढ़ थे वे अब आरूढ़ सत्व हो गए। तो उस प्रकार महाकवि बाणभट्ट के बारे में हम कह सकते हैं कि उनका काव्य बहुत ही अच्छा, उनकी शैली भी बहुत ही अच्छी थी। राजशेखर जी लिखते हैं कि उनकी पांचाली शैली थी बाणभट्ट की। उन्होंने लिखा है शब्दार्थयो समो गुंफा पांचाली रीति ऋष्यते शील भट्टारी का वाची बाणोक्ति सुच सा यदि। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि बाणभट्ट की मुख्यत्वे पांचाली शैली वैदर्भी और गौड़ी के मिश्रण से होती है। तो जहाँ ओजह तेजस ओजह समास भूयस्व में तद गद्य से जीवितम, तो गद्य में
ये जरूरी होता है। तो गौड़ी शैली का भी कहीं कहीं से उपयोग करते हैं, और कभी कभी जब श्रृंगार का वर्णन होता है तब वे वैदर्भी का भी बड़ा अच्छा विन्यास कर सकते हैं। देखिए, महाकवि बाणभट्ट के एक गद्य के बारे में ऐसा कह सकते हैं, एक वेबर नाम के पाश्चात्य विद्वान हो गए, उन्होंने ऐसा लिखा है कि महाकवि बाणभट्ट के गद्य हैं वे भारतीय जंगल हैं। तो जंगल में अगर कोई प्रवेश हो कर ले तो वापस आना भी मुश्किल होता है, और वहाँ बहुत ही भयंकर जानवरों का डर लगता है। उसी प्रकार कादम्बरी में या बाणभट्ट के गद्य में हम प्रविष्ट हो गए तो हमें उतना ही डर रहता है कि हम वापस निकल पाएंगे या नहीं, या स्थल स्थल पर हमें बड़े बड़े समासों का, बड़े बड़े क्लिष्ट वाक्यों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उन्होंने जंगल तो कहा, और बाणस्तु पंचानन, वे जंगल के शेर हैं, ऐसा भी कहना अनुचित नहीं होगा। लेकिन जब हम शेर के बारे में कहते हैं तो अगर मदोन्मत्त हाथी आता है सामने तो शेर का स्वरूप अलग होता है, और वही शेर अपने बच्चों से जब मिलता है और एक बच्चे को उठा के दूसरी जगह रखना होता है, तो वही जो हाथी को चीर के रख देते हैं, वही भयंकर दांत, उनसे जब वह अपने बच्चे को उठाता है तो एक खरोच तक नहीं आता। बाणभट्ट भी पंचानन है, लेकिन ऐसा ही है। जब वे विंध्याटवी का वर्णन करते हैं तब उनका गद्य कुछ ऐसा होता है, जब वे शबर सैन्य का वर्णन करते हैं तब उनका वर्णन कुछ ऐसा होता है। लेकिन जब वे महाश्वेता का श्रृंगार वर्णन करते हैं, जब वे कपिंजल का उपदेश देते हैं, तब वे बड़े ही, जब वे सुकनास की सरस्वती बन जाते हैं तब वे बड़े ही मार्मिक और बड़े ही सरल बन जाते हैं। जैसे वो बड़े बड़े कठिन पदार्थों को एकदम बारीक करके, जैसे माँ अपने बच्चों को खिलाती है, उसी प्रकार हमें छोटे छोटे वाक्यों को देते हैं और हमारा मनोरंजन करते हैं। तो ये बाणभट्ट के बारे में कहना थोड़ा ज़्यादा होगा। जंगल है, लेकिन जंगल में भी दोनों स्वरूप मौजूद है, ऐसा कहना मैं चाहूँगा। महाकवि बाणभट्ट के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत कुछ लिखा है, उनकी भी एक दो बात हम ले लेते हैं। महाकवि बाणभट्ट के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जैसे क्या कि एक यात्रा जाती हो तो उसमें राजा का रथ है वो थोड़ा चलता है, फिर बैंड बाजा और सब चलता रहता, नृत्य गान। तो वो राजा का जो समूह है, लोगों का जो नृत्य गान वाला समूह है, वो ठहरता ज्यादा है, चलता कम है। महाकवि बाणभट्ट का भी ऐसा ही है। उनकी कविता का जो वस्तु प्रवाह है वो बहुत कम चलता है, लेकिन वर्णन ज्यादा चलता है। तो वे ऐसा कहते हैं कि महाकवि बाणभट्ट अपनी कविता को एक एल्बम की तरह प्रस्तुत करते हैं, एक चित्र देते हैं। वे बाणभट्ट बड़े अच्छे चित्रकार हैं। बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा है कि महाकवि बाणभट्ट जब लिखते हैं तो उनके लिए, जैसे और कवि कहते हैं लाल रंग है, ये सफ़ेद रंग है, ऐसा नहीं लिखते। महाकवि बाणभट्ट लाल रंग लिखना है तो पर्टिकुलर वे कहते हैं कि पंछी के पाँव जैसा लाल रंग है, संध्या के वर्ण जैसा रंग लाल है, संध्या कैसी है तो कपिला गाय जैसी है। फिर वे अंधकार को कभी कहते हैं प्रलय काल के समान, जब ये समंदर का कीचड़ होता है वो समंदर की तरह पूरे जगत में व्याप्त हो रहा है, तो अंधेरे को वे कीचड़ कहते हैं समंदर का। कभी कहते हैं वे जैसे अंधेरा इस प्रकार आ रहा है, जंगली भैंसे आ रहे हो, तो वहाँ अंधेरों को जंगली भैंसे का काला स्वरूप कहते हैं। तो कभी कभी केरू या लाख होता है, उस प्रकार का लाल कहते हैं। तो इस प्रकार महाकवि बाणभट्ट वे चित्रकार हैं और अपने पूरा का पूरा एक धनुष की तरह अपनी कथा को वे सजाते हैं। हाँ, एक बात और भी लिखते हैं, जैसे मयूर के पंख का हम अगर हम पंखा करें
पंखे से हमें ज्यादा पवन नहीं मिलेगा, दिखने में बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन हम उससे पवन नहीं लगा सकते। लेकिन अगर जैसे ये कोई पुट्ठा है और पुट्ठे से अगर हम ऐसे ऐसे करें तो दिखने में अच्छा ना दिखे, लेकिन पवन ज्यादा होगा। लेकिन महाकवि बाणभट्ट की कथा उसी प्रकार है कि उसमें गति बहुत है, दिखती बहुत है, लेकिन जितनी गति होनी चाहिए उतनी हमें महसूस नहीं होता। लेकिन फिर भी रविंद्रनाथ टैगोर ये भी कहते हैं कि भारतीय वाचक वर्ग है, उनका एक स्वभाव है, वे अगर बद्रीनाथ में दर्शन करने जाते हैं तो हेलीकॉप्टर से गए दर्शन करके फिर चल निकले, ऐसा नहीं है। वे तो जितनी नदियां आते हैं उसमें डुबकियां लगाते हैं, जितने मंदिर बीच में आते हैं उन पर वे माथा टिकाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता यात्रा का आनंद लेते हुए जाते हैं। भारतीय वाचकों को मंजिल में रस नहीं है, वे अपनी सफर का आनंद लेना चाहते हैं। इस प्रकार हम अगर कादम्बरी को पढ़ना चाहें और हम माने कि हमारा ऑफिस का टाइम हो जाएगा तो हम कादम्बरी का लुत्फ नहीं उठा सकते। हमें उनके लिए पूरा का पूरा, जैसे प्लेन को दौड़ने के लिए रनवे की भी जरूरत पड़ती है और उड़ने के लिए खुला आसमान भी चाहिए, उसी प्रकार हमें मानसिक रीत से मुक्ति भी होनी चाहिए हमारी, और समय का भी पूरा हमारे पास एक पाथेय होना चाहिए, तब हम कादम्बरी को पढ़ सकते हैं। कादम्बरी में मुख्यत्वे गद्य के मान्य 4 प्रकार होते हैं। उसमें लंबे लंबे जो समास होते हैं उसको हम उत्कलिका नाम का गद्य कहते हैं। विंध्याटवी वगैरह के जो वर्णन है उसमें हम ऐसे उत्कलिका गद्य को हम देख सकते हैं। छोटे छोटे जो गद्य होते हैं या विभिन्न पद वाले गद्य होते हैं उन्हें चूर्णक कहते हैं। तो महाश्वेता वर्णन में इन सब वर्णनों में हम छोटे छोटे पद भी देखते हैं। फिर बिल्कुल समास नहीं होता है, उसे आविद्ध शैली कहते हैं। तो उसमें भी जैसे महाश्वेता आती है और फिर बाद में खुद से कहती है, आत्मगत बातें करती है कि जागरितास्मि किम स्वपिमि किमिदम दुखम किमिदम सुखम, तो ये बिल्कुल समास विरहित भाषा है। तो और चौथी है वृत्तगंधी, लेकिन वृत्तों के बारे में तो वो बहुत नहीं है, लेकिन ये 3 गद्य शैलियाँ उन्होंने बखूबी अपनाई है और उसमें वे बहुत ही सफल रहे हैं महाकवि बाणभट्ट। महाकवि बाणभट्ट का अब हम पात्रगत देखें थोड़ा, तो जैसे वे पात्र में भी एक अपना परिचय देते हैं। देखिए, महाश्वेता का अर्थ होता है सफेद। महाश्वेता की माता का नाम है गौरी, उसका अर्थ भी है, गौर का भी अर्थ है सफेद। महाश्वेता के पिता का नाम हंस है, वो भी सफेद होता है। फिर महाश्वेता जिसको चाहती है उसका नायक जो है पुंडरीक, पुंडरीक का अर्थ भी होता है सफेद कमल। पुंडरीक के जो पिता है उनका नाम है श्वेत केतु, तो श्वेत भी सफेद ध्वजा, सफेद पताका। और महालक्ष्मी के अंक से जब जन्म हुआ पुंडरीक का तो वह श्वेत कमल में विराजमान थी, तो वहाँ भी श्वेतत्व है। तो उन्होंने जैसे महाश्वेता का वर्णन किया तो दुनिया में जितनी सफेदी है सारी की सारी चीजें उन्होंने बटोर के वहाँ रख, और फिर भी लिखते हैं यद्दामिव धवलिम नः, जैसे सफेदी की कोई पराकाष्ठा हो, ऐसी एक महाश्वेता नाम की कन्या को चंद्रापीठ ने लिखा। तो इस प्रकार वे बहुत ही विशिष्ट वर्णन करते हैं। और दूसरी बात यह भी है, उनके पात्रों में विनय विवेक का कहीं भी शिथिलता नहीं है। प्रोफेसर काणे है, वेबर है, फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी है, और दूसरे भी कई विवेचक हैं जिन्होंने इस बात का जिक्र किया है
महाकवि बाणभट्ट कादंबरी में लिखते हैं तो उनके नायक का नाम है चंद्रापीड़। अब चंद्रापीड़ की एक पत्रलेखा नाम की एक दासी है, लेकिन मूलतः वह भी राजकुमारी है। वहाँ लिखते हैं कि महारानी ने कहा था इसे तुम अपनी दोस्त मानना और अपनी शिष्या की तरह रखना। तो पूरी की पूर्व जन्म की वो रोहिणी है और चंद्रापीठ है वो चंद्र का अवतार है। लेकिन फिर भी दोनों के संबंध में कहीं भी थोड़ी सी भी शिथिलता हम नहीं देख पाते। बड़ा ही विनय विवेकपूर्ण दोनों का व्यवहार है। तो वहाँ गुरु चंद्रापीठ गुरु है और पत्रलेखा शिष्या जैसी। फिर महाश्वेता के पास हम जाए तो महाश्वेता जब सिद्धायतन मंदिर में जब वो पूजा कर रही थी, वीणा बजा रही थी, तब वहाँ लिखा है जैसे कोई शिष्य हो उस प्रकार वह वहाँ जाके। और जब महाश्वेता को पूछा गया कि अगर आपको कोई दुख न हो, यदि नाति रहस्यम अति यदि नाति दुखप्रदम तरी, ऐसा कह के जब वो पूछता है तब महाश्वेता ने रोना शुरू कर दिया। किस प्रकार? तो जैसे कोई माला की गांठ छूट जाए और माला के मोती एकदम से कतार में गिरने लगते हैं, उसी प्रकार महाश्वेता की आंख में से आंसू टप 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 गिरने लगे। तब वह चंद्रापीठ है वो अतीव विनीत शिष्य की तरह वहाँ जाता है और पानी देता है और आदर जताता है। वही चंद्रापीठ जब कादंबरी से मिलता है तब उनका स्वरूप एक प्रणयी की है। तो इस प्रकार वे पात्रों में बहुत ही शिष्ट व्यवहार दिखाते हैं और इसी से हमें पता चलता है कि महाकवि बाणभट्ट खुद भी अपने जीवन में कितने चारित्र्यवान रहे होंगे, इस बात का हमें यहाँ पता चलता है। दूसरी बात यह है कि महाकवि बाणभट्ट के कुछ हम उनके गद्य को भी देखेंगे कि वे कैसे लिखते हैं। तो हमारे पास समय बहुत कम है, 5 मिनट है, लेकिन थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम बोलते हैं, तो बाणभट्ट है वे एक उत्पन्न होना, उसके लिए वे लिखते हैं समुत्पन्नम संभूतम उद्भूतम प्रसूतम उत्थितम जातम निर्गतम निष्पतितम प्रवृत्तम निर्मितम समुत्पादितम। एक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द देने के लिए जैसे अहम अहमिकया सब जो शब्द हैं वे स्पर्धा करने लगते हैं, उस प्रकार वे बार बार नए नए शब्द देते हैं। जैसे खुद एक चलता फिरता शब्दकोश हो, उस प्रकार वे बहुत ही पर्यायवाची शब्द देते हैं। ये उनके काव्य की खूबी है। और बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम ये वहाँ चरितार्थ होता है। फिर देखिए जब वे उपमा उत्प्रेक्षा रूपक ये सब लिखते हैं तो अलंकारों के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वे वर्णन का चित्र जब करते हैं तो अलंकारों की फ्रेमिंग करते हैं और फिर वे लिखते हैं। कोई कहते हैं कि बाणभट्ट के गद्य में 3 पड़ाव होते हैं। पहले वे वर्णन करते हैं, बाद में वे फिर पर्याय देके अलंकारों से सजाते हैं और बाद में फिर वे विशिष्ट प्रकार की फ्रेमिंग करते हैं। तो इस प्रकार 3 प्रकार से वे गद्य को सजाते हैं। तो हमें उनकी उत्प्रेक्षा के बारे में बहुत कहा गया है। उत्प्रेक्षा तो बाणभट्टस्य, महाकवि बाणभट्ट का उत्प्रेक्षा अलंकार पर अबाधित अधिकार है, वे अधिकृत है कवि उत्प्रेक्षा के। और देखिए वे लिखते हैं किम जागर में किम सुप्तास में, ऐसे छोटे छोटे गद्य भी लिखते हैं। फिर पुंडरीक को जब कपिंजल उपदेश देता है तो छोटे वाक्य वसा प्रशांति व तत्कुल क्रमागतम ब्रह्मचर्यम वसा सर्व विषय निरुत्सुकता वते गुरुपदेशा। तो इस प्रकार वे बहुत ही अच्छा वर्णन करते करते अपने वाचकों को लुभाते हैं। मान्य एवं ये जब लिखते हैं जैसे महाकवि कालिदास मंदा कवि ऐसा प्रार्थी लिखते हैं, उस प्रकार महाकवि बाणभट्ट भी
करोमि आख्यायिकां बोधौ जिह्वा प्लवन चापलम, ऐसा लिखकर वे खुद का विनम्र भाव भी प्रस्तुत करते हैं। तो मुझे लगता है कि महाकवि बाणभट्ट के बारे में इतना कहने से, वैसे तो कहा जाए तो फिर अत्रि रेवम व्यवसित जैसा ही होगा। महाकवि बाणभट्ट के बारे में अगर हम उनकी शैली के बारे में कहने का प्रयत्न करें तो फिर बहुत सारा कहा जा सकता है, लेकिन आज के दिन और समय के अनुकूल पर्याप्त रहेगा। भवन्तः विद्वांसः एव प्रमाणम। और अगर आप लोगों को इन सब बातों से संतुष्टि न हुई हो तो महाकवि बाणभट्ट तो पूरे रस के सागर है, लेकिन मेरी बातों में ही कुछ ऐसी कमी रह गई होगी। अगर वो कमी पूरी करनी हो तो आप जरूर हर्षचरितम पढ़ें, आप कादम्बरी पढ़ें। और कादम्बरी के बारे में एक जगह पर एक लास्ट में एक श्लोक में कह देता हूँ और बाद में अपने काव्य को पूर्ण करता हूँ, ये परिचय को। कादम्बरी रसभरेण समस्त एव मत्तो न किंचिदपि चेतयते जनोयम भीतोस्मि यन्न रसवर्ण विवर्जितेन तच्च श्रेयस आत्मवचसा अनुसंधान। इस प्रकार जब बाणभट्ट की कादम्बरी को पीकर पूरी की पूरी दुनिया मस्त हो गई है, बस तो आप सब भी महाकवि बाणभट्ट को पढ़ते रहें और काव्य विनोद करते रहें। आदरणीय श्री सोमनाथ संस्कृत विद्यालय के कुलपति पाद और कुल सचिव जी और संयोजक श्री पंड्या जी, आप सबने मुझे अवसर दिया। मैं आप सबका और आप लोगों ने सुना तो मैं अपने को बहुत ही धन्य समझता हूँ और आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सर्वैः भवद्भ्यां श्रुता तदर्थम अहम धन्यताम् अनुभवामि। कृतज्ञतां च जनज्ञ सर्वेभ्यः मान्यवर्येभ्यः नमो नमः। एषः अमृतः प्रणमः। नमो नमः। संस्कृत कवि परिचय व्याख्यानमालायाः आद्यं प्रस्तुतवद्भ्यः डॉक्टर अमृतलाल भोगायता महोदयेभ्यः कविभ्यः विवेचकेभ्यः नमो नमः। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्मः। विन्देम देवतां वाचम् अमृताम् आत्मनः कलाम् इति भवभूति वचः स्मरन् भोगायता महोदयं प्रति कार्त्यज्ञं प्रकटयन् नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। अस्माकं संस्कृत कवीनां काव्येषु विद्या अपि वर्तते, कवित्वमपि वर्तते, शक्तिः अपि वर्तते। विविधानां विदुषां मुखारविन्देभ्यः वयं क्रमेण ईदृशानि व्याख्यानानि श्रुत्वा तेषां परिचयं प्राप्स्यामः। इतः परम् अहम् अस्माकं श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य माननीय कुलसचिव महोदयस्य पुरतः निवेदयामि अस्य कार्यक्रमस्य धन्यवाद ज्ञापनार्थं मान्याः डॉक्टर दशरथ जादव जी महोदयाः। नमो नमः। जय सोमनाथ। श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के आज के कवि परिचय का कार्यक्रम जो यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है उनका आज पहला दिन है, उद्घाटन हुआ है। उस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति साहब, लाल बहादुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर पांडे साहब, आज के वक्ता माननीय प्रिंसिपाल अमृतलाल भोगायता जी, सब लोग और जैसे भी आज कार्यक्रम सब शुरू किया है इसमें श्रोतागण सबका मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं। और इस श्रेणी 10 दिन चलने वाली है। सब लोग अलग अलग कवि का, अलग अलग वक्ताओं जो परिचय करवाने वाला है उसका परिचय सुने और यूनिवर्सिटी को गौरवान्वित करे। यही बात कर मैं सबका खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं। जय सोमनाथ।
महोदय, पूर्णता मन्त्रेण समापनं भवतु। इदानीं वयं पूर्णता मन्त्रेण अस्य कार्यक्रमस्य समापनं कुर्मः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मिलामः तर्हि।